नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं द होराइजन स्कूल में हूँ। प्रिंसिपल ऑफिस हमारी बात होगी संजय सिंह से। द होराइजन स्कूल इन दिनों क्या कर रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में क्या तैयारी कर रहा है और क्या अगला प्रोग्राम है, आगे बात करते हैं। मैं इस वक्त प्रिंसिपल ऑफिस में हूँ, हमारे साथ संजय जी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका विद्यालय मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जब घुसा तो वाकई मुझे बहुत सुंदर लगा, यहाँ का माहौल, यहाँ का सारी चीज़ें। संजय जी, पहली बात तो बताइए, आप जहाँ भी रहते हैं चार चांद लगा देते हैं। हाँ जी जी। संजय जी, थोड़ा सा जानकारी ये चाह रहे थे कि इन दिनों विद्यालय कर क्या रहा है। देखिए, स्कूल्स तो आपको चारों तरफ ही बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं और हम भी उनमें से एक हैं। जो बलिया के 5 अच्छे स्कूल चल रहे हैं उसमें हम भी एक हैं। तो हमारी उपलब्धियां जो है वो एकेडमिक्स भी हैं और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी हैं। जैसे ये स्कूल 2004 में जब इस्टेब्लिश हुआ था तो इसकी यात्रा बहुत छोटी सी थी, 2 पग की यात्रा थी। नर्सरी क्लास से लेकर के और सेकंड क्लास तक 2004 में स्वर्गीय विजेंद्र नारायण सिंह ने इसको स्थापित किया अपने बेटों के आग्रह पे। और उस समय इसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही छोटा सा, 6 क्लासरूम्स थे और 150 पौने 200 के करीब बच्चे थे। तो वहाँ से ये जर्नी शुरू हुई। हाँ, इस जर्नी में 2 चीज़ें बहुत ही रेखांकित करने वाली हैं। एक ये कि इस जर्नी में कोई हड़बड़ी उन लोगों की तरफ से जो संस्थापक थे स्कूल के, उनकी तरफ से भी नहीं थी। और मैं जब इस स्कूल को ज्वाइन किया तो मुझे भी कोई हड़बड़ी इसलिए नहीं थी कि बाहर का कोई भी ऐसा मटेरियल ला करके अपने पास नहीं रखना है जिसको पॉलिश करने में, जिसको चमकाने में आपको दिक्कत हो। तो ये जर्नी तब से शुरू होकर के और अभी एक फुल फ्लेजेड 10+2 CBSE एफिलिएटेड स्कूल है, जो कि 11वीं 12वीं में साइंस मैथमेटिक्स के साथ, बायोलॉजी के साथ, कॉमर्स और आर्ट्स की स्ट्रीम चलती है। और लगभग हमारे पास 1135 बच्चे हैं इस समय डिफरेंट स्ट्रीम्स में और स्कूल में। और जो स्कूल 6 कमरों में शुरू हुआ था, आज 48 क्लासरूम्स हैं, सारी मॉडर्न लैब्स हैं, 6वीं से 12वीं तक की सारी क्लासेस, सारे ही सेक्शन स्मार्ट क्लास से लैस हैं। और मैं बताना चाहूँगा उसके लिए कोई एडिशनल फ़ी नहीं है, वो उसी ट्यूशन फ़ी में बच्चे को वो चीज़ें प्रोवाइड होती हैं। अगर आप नर्सरी की तरफ जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ पे एक वाटर पूल है बच्चों के लिए, बड़ी सी नर्सरी है, 50 बाई 25 की नर्सरी है जिसमें बच्चा पढ़ेगा भी और खेलेगा भी। इसी तरह से केजी क्लासरूम से बढ़ते हुए जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो सेकंड तक मदर टीचर का कॉन्सेप्ट है, थर्ड ऑनवर्ड उनको स्पेसिफिक सब्जेक्ट टीचर्स मिलते हैं। तो वो बच्चे अब वहाँ से डाइवर्ट होना शुरू होते हैं म्यूज़िक की तरफ, स्पोर्ट्स की तरफ, ड्राइंग की तरफ। आप डिस्प्ले बोर्ड्स को देखिएगा, वहाँ भी बच्चों ने बहुत ही अच्छी अपने थीम बेस्ड चीज़ों को लगाया हुआ है। जैसे अम्बेडकर जयंती है तो अम्बेडकर जयंती से रिलेटेड सारी चीज़ें बच्चे अपने आप वो वॉल मैगज़ीन के रूप में चलाते हैं। तो दोनों ही तरफ ये तैयारियां हैं, एकेडमिक्स के लेवल पे भी और नॉन एकेडमिक लेवल पे भी ये तैयारियां हैं। रिसेंटली अभी मेरी मुलाकात एक मीटिंग में मेरे यहाँ से पढ़े बच्चे अश्विनी सिंह से हुई और वो रांची मेडिकल कॉलेज में राजेंद्र प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में वो टॉप 30 स्टूडेंट्स में वो स्कोर कर रहा है। उसी तरह से अपूर्वा उपाध्याय एक बच्ची है जो नेशनल लेवल का गेम यहाँ पर खेली। तो सब कुछ में हम अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं और इसका प्रयास जो है वो जारी है। संजय जी, अपनी आपने देखा कि जैसे बताया कि पूर्वांचल, बात करें बलिया का, दूर से बच्चे भी आते हैं और आपने, मुझे एक चीज़ लगा कि आप हर क्षेत्र में से बताया, आप कराटे बच्चे तैयार हो जाए, मजबूत हो जाए, आत्म सुरक्षा अपने आप कर लें, फिर अपने संगीत के भी क्षेत्र में बेहतर किया। तो एक मन में कैसे आया कि शिक्षा के साथ साथ ये भी ज़रूरी है। देखिए, मेरी जो अपनी खुद की व्यक्तिगत जर्नी है वो शुरू होती है दिल्ली से। नई दिल्ली में 11 वर्ष रहने पर मुझे ये महसूस हुआ कि एजुकेशन में क्या कुछ किया जा सकता है। मैंने जो भी सीखा वो वहीं सीखा, क्योंकि वहाँ एक बहुत व्यापक स्कूल चलाने वाले लोग आज से 25 साल पहले भी मौजूद थे। तो वहाँ से जो कुछ मैंने सीखा उसकी कोशिश रही कि यहाँ पे भी कालांतर में वो चीज़ें धीरे धीरे इस्टेब्लिश हों, क्योंकि गांव के स्कूलों में एक कंस्ट्रेंट है, एक उनकी विवशता है कि उनके पास इकोनॉमी और फाइनेंस उतना बड़ा नहीं होता। फिर भी धीरे धीरे चीज़ों को जोड़ करके और
शिक्षा का तो उद्देश्य ही है कि अगर वो सर्वांगीण विकास नहीं करता, ऑलराउंड प्रोग्रेस नहीं करता, तो वो एजुकेशन नहीं है। वो सिर्फ अगर किताबी परीक्षा के लिए हम तैयार करें, स्कूल की परीक्षा के लिए, तो वो एजुकेशन नहीं है। वो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग कैसे बने, उसमें संवेदनशीलता कैसे आए। अब आप सोचिए कि मनोज कुमार का देहांत 4 अप्रैल को मुंबई में हुआ। मुझे नहीं लगता कि सन क्या था? 2025 मुंबई में हुआ। मुझे नहीं याद आता है कि भारतवर्ष के किसी भी स्कूल ने उनको वो ट्रिब्यूट दिया होगा जो द होराइज़न के बच्चों ने दिया। उनके ऊपर पूरी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई बच्चों ने और एक विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया जिसमें मनोज कुमार के ही फिल्मों के गीत की लाइव प्रस्तुति की गई। तो ये है क्या कि सिर्फ एजुकेशन नहीं। अभी हम लोगों ने रिसेंटली मनाया जाकिर हुसैन का। जाकिर हुसैन एक तबला वादक थे। आप कह सकते हैं स्कूल से उनका कोई बहुत बड़ा उतना बड़ा नाता नहीं था। शास्त्रीय संगीत इस छोटे बच्चे के लिए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन जाकिर हुसैन के न रहने पर जाकिर हुसैन को हम कैसे याद कर सकते हैं। ये बच्चों ने इतना अच्छा प्रोग्राम किया कि उस प्रोग्राम में मैंने एक प्रोफेसर को बुलाया था बनारस से। उन्होंने कहा कि यार ये सारा वीडियोस मुझे दो, और मुझे नहीं लगता कि जाकिर हुसैन के ऊपर इतना बढ़िया प्रोग्राम भारत सरकार के भी किसी यूनिट ने किया होगा। वो इससे स्तब्ध थे बिल्कुल। तो सिखाना बहुत कुछ है, उसके हिसाब से अभी हम बहुत कम ही कर पा रहे हैं। लेकिन ये है कि हम लोग कर रहे हैं। गांव का स्कूल होते हुए भी वो तमाम अच्छी चीज़ें जो एक अच्छे स्कूल में होनी चाहिए और स्थायी रूप से होनी चाहिए। वो इस फॉर्मेट में नहीं होनी चाहिए कि अभी कुछ हो रही है, कल कुछ और हो गया, परसों कुछ और नहीं। एक स्थायी फॉर्मेट में कि म्यूज़िक है तो स्कूल की स्कूलिंग का अंग है, लाइब्रेरी है तो स्कूलिंग का अंग है, प्रैक्टिकल्स हैं तो स्कूलिंग के अंग हैं। आप लाइब्रेरी में जा कर के देखिए 50 से अधिक पीरियोडिकल्स हमारे यहाँ आते हैं जो कि अपने आप में स्कूल के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। तो वो सारी कोशिशें जारी हैं और बच्चे भी, मैं इस बात की गारंटी ज़रूर कर सकता हूँ कि अनुशासन के मामले में द होराइज़न अपने आप में एक अच्छी मिसाल है। संजय जी, मैंने पिछले दिनों मैं आया था, आपने सबको आमंत्रित किया था, तो मुझे रामचरितमानस का वो जो दृश्य, वो भाव, वो कार्यक्रम, आज भी मैं उसकी चर्चा करता हूँ। वाकई जैसे लग रहा था पूरी अयोध्या आपके इस विद्यालय में आ गई हो। उसको कैसे आप तैयार किए थे? देखिए, उस प्रोग्राम की जो बहुत ही बड़ी खूबी थी वो ये थी कि उस प्रोग्राम में लगभग 52-53 बच्चों ने भाग लिया था, जिसमें 7 मुस्लिम बच्चे थे। वो रामचरितमानस गाने वाले बच्चों में 7 मुस्लिम बच्चे थे। यानी कि अगर वो एक कांड के एक दोहे से दूसरे दोहे तक अगर 6 चौपाइयाँ उन्होंने तैयार की तो उनके जीवन के रेफरेंस के रूप में वो जानी जाएंगी। मेरा सिर्फ और सिर्फ ये कहना है कि आपको इंडियननेस, भारतीय बनाना है बच्चे को, आपको बच्चे को पैट्रियोटिक बनाना है। आपको धार्मिक वो कैसे होगा, ये उसका एक पर्सनल तरीका हो सकता है, उसकी पर्सनल लाइफ हो सकती है। लेकिन वो अपनी संस्कृति को जाने, वो जाने कि राम कौन थे, वो जाने कि ईद क्यों मनाते हैं, वो जाने कि अशफाकुल्लाह कौन थे, वो जाने कि भारतवर्ष में अगर 1% से भी कम पर्शियन सोसाइटी है तो वो सबसे टॉप क्लास बिजनेसमैन कैसे है। इसके लिए हम लोग तैयार करते हैं। एक कंपोजिट सोसाइटी के, एक कंपोजिट कल्चर के लिए तैयार करना स्कूल की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो उस प्रोग्राम में हम लोगों ने यही कोशिश किया कि सभी कांड से बच्चों को चौपाइयाँ याद हों। और आपने देखा होगा सभी अलग अलग लय में थी, कोई भी लय ऐसा नहीं था जो किसी फिल्मी गाने पर बेस्ड था। वो सभी शास्त्रीय लय थी। कुछ राजन साजन मिश्र के द्वारा गाई हुई, कुछ लता मंगेशकर के द्वारा गाई हुई, कुछ मुकेश जी का जो संपूर्ण रामायण उन्होंने गाया था उस पे आधारित थी। तो ये तो धरोहर है, आज हमारे पास है, कल यही धरोहर समाज में जाएगा। यही वो समाज का एक मजबूत नागरिक बनेगा जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई से ऊपर उठ करके भारत को पहचानना शुरू करेगा। अनिल जी, बोर्ड के एग्ज़ाम के रिज़ल्ट तो बाद में आएंगे, लेकिन उसके पहले जो रिज़ल्ट आए बच्चों के, LKG से लगाए 9th 11th, उसमें क्या रहा, विद्यालय ने क्या किया? उसमें तो बड़े कमाल की बात है कि अभी मेरे पास ऑनर बोर्ड लगा हुआ है और उस ऑनर बोर्ड में आप देखेंगे कि 2-3 क्लासेस जो जूनियर की हैं उसमें तो ऐसा हुआ कि 100% बच्चा 100 आउट ऑफ 100 ले लिया हर सब्जेक्ट में। अब बच्चे ने कोई गलती नहीं की, आप काटेंगे कहाँ मार्क्स? उसका एक सिद्धांत है कि जब वो गलती करेगा या करेगी तब हम उसका नंबर डिडक्ट करेंगे। इसी तरह से ऊपर की क्लासेस में भी हमारे पास 90% पाने वाले बच्चों की संख्या अच्छी खासी रही। हमने जो प्राइजेस की दिया, उनको प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन कराया, तो कई बार ऐसा था कि एक प्राइज़ पे टाई हो गया
और उन कॉपियों को हम दोबारा निकाल करके देखें कि कहीं किसी का कोई नंबर बढ़ या घट सकता हो तो उसको हम करें, लेकिन हमें उसका अवसर बच्चों ने नहीं दिया। और ये प्रिपेयर्ड हो रहे हैं कि एक बहुत ही टफ सा कंपटीशन है इनके बीच में। एक बच्चा जो सेकंड आया था, मैंने कहा कि अगली बार फर्स्ट मिलोगे? उसका जवाब सुन के आपको अच्छा लगेगा। उसने कहा कि जो सर मेरी क्लास में जो बच्चा फर्स्ट आता है ना, वो मुझसे अच्छा है। उसको इस बात का इल्म है कि जो फर्स्ट आया है वो उससे अभी इतना आगे है कि उस रेस को मेक ओवर करने में उसको थोड़ा वक्त लग सकता है। तो बहुत ही अच्छा सा रिज़ल्ट रहा। बोर्ड में भी हम लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं। 90+ में हर साल 2-3 बच्चे हमारे निश्चित रूप से होते हैं। हम एक एक सेक्शन ही चलाते हैं, एक साइंस, एक कॉमर्स, एक ह्यूमैनिटी। हमें भीड़ की ज़रूरत नहीं है। हम थोड़ा सा चाहते हैं कि वो बच्चा जो कि स्कूल के साथ कोप अप विद कर सके, वही इससे जुड़े। एक सवाल और आते हैं, जैसे चर्चा हो जाती है कि संजय सिंह कोई छोटे आदमी नहीं, बड़े एजुकेशन के मामले में आपकी पढ़ाए हुए बच्चे की बच्चियां भी पढ़ती हैं। जी, ये एक हजारी प्रसाद द्विवेदी हमेशा कहते थे कि जो मूलधन है, आपने जिनको पढ़ाया वो आपका मूलधन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी हमेशा कहते थे कि मूलधन से ज़्यादा प्रिय जो है उसका ब्याज होता है। यानी कि जब आपके पढ़ाए हुए बच्चों के बच्चे आपके पास आने लगे तो वो ब्याज के रूप में आते हैं। मुझे इस बात का बड़ा ही सौभाग्य है कि करीब करीब आधे दर्जन से ऊपर ऐसे बच्चे हैं जो कि उनको मैंने पढ़ाया था कभी किसी समय में, और आज उनके बच्चे पढ़ने लायक हुए तो उन्होंने द होराइज़न को ही चुना। हालांकि उनके घर के 500-700 मीटर, 1 किलोमीटर के अंदर बहुत से अन्य दूसरे स्कूल भी थे जिसको वो चुन सकते थे, लेकिन वो 15 किलोमीटर अपने बच्चे को भेजते हैं इस विश्वास के साथ कि शायद सर के पास जा कर के ये कुछ बेहतर बन सके। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी पूंजी है। मैं आपको बताऊं कि ये पूरी ज़िंदगी भी मैं खर्च करूं तो ये जस की तस रहेगी। एक चीज़ माना जाता है कि बच्चे तभी अच्छे हो सकते हैं इस स्कूल में एजुकेशन के मामले में जब टीचर्स अच्छे हों, परिवार अच्छा हो, संस्कार अच्छे हों। उसको लेकर कैसे करते हैं आप? देखिए, टीचर्स को तो स्क्रूटनी करनी पड़ती है। ये काम हमारे मैनेजमेंट का हमारा अपना होता है कि बच्चों के बीच में जो स्कूल टीचर्स को भेज रहा है वो टीचर एकेडमिकली अच्छा हो, साउंड हो, पंक्चुअल हो। तीसरी चीज़ ये है कि उसका अपना जो बिहेवियर है, जिसको लार्ज टर्म में कैरेक्टर कहते हैं, वो अच्छा हो। क्योंकि हमारे बच्चे के पास, मान लीजिए कि हमारे पास बहुत अच्छा टीचर मिला लेकिन वो रेगुलर नहीं है, तो फिर वो बच्चे को अपना आउटपुट नहीं दे पाएगा। बहुत ही रेगुलर टीचर है लेकिन एकेडमिक्स उसके पास नहीं है, फिर वो अपना आउटपुट नहीं दे पाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें चूँकि बच्चा हमारे अपने बिहेवियर से सीखता है, इसलिए हमारी ये ड्यूटी बनती है कि टीचर्स को जब भी हम उसके पास भेजें तो एक ऐसा टीचर भेजें जो उसको बेहतर बनाने में सक्षम हो। तो आजकल बहुत से मानक CBSE ने भी रखे हैं और उस पर उनकी कड़ी निगरानियाँ हैं कि टीचर BEd हो, DLEd हो, वो वर्कशॉप्स किया हुआ हो, वो मॉडर्न करिकुलम से NEP जो 2020 उससे वो परिचित हो। तो ये सब कुछ ध्यान में रख कर के टीचर्स का एक सिलेक्शन किया जाता है और ज़्यादातर टीचर्स वो बलिया शहर से ही आते हैं। तो वो अपेक्षाकृत ठीक ठाक से अच्छे टीचर्स हैं जिनकी टीम के साथ हम ये काम कर रहे हैं। परिवार में संख्या क्या होगी स्कूल की? परिवार ये हमारे पास 54 टीचर्स हैं, 54 टीचर्स हैं और 50 के करीब अन्य स्टाफ हैं। ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, पियून है, माली है, इलेक्ट्रीशियन है। सब कुछ अपने प्रॉपर डेलीगेट हुआ पड़ा है। इलेक्ट्रीशियन हमें बाहर से नहीं बुलाना, माली हमें बाहर से नहीं बुलाना। तो ये लगभग 100 से ऊपर लोग हमारे साथ जुड़े हैं। हम सभी लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है और इस स्कूल को बेहतर बना रहे हैं और ख़ुद को भी बेहतर बना रहे हैं। संजय जी, जब मीटिंग होती है, जब आप बच्चों के अभिभावक, माता पिता जब आते हैं तो ज़्यादातर देखा जाता है कुछ शिकायतें भी होती हैं, एक चुनौती भी हो जाती है कि बच्चा पढ़ रहा है फिर भी शिकायत आ रही है। उसको कैसे देखते हैं? देखिए, एजुकेशन में फीडबैक जो है एक कांस्टेंट प्रोसेस है। मैं ये मान करके बिल्कुल नहीं चल सकता कि मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल सबसे सही है, क्योंकि दूसरे एंड पे उसका जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है वो पेरेंट है। पेरेंट पे कर रहा है, पेरेंट अपने बच्चे को बनाने में उसके साथ लगा हुआ है और पेरेंट अपने बच्चे को मुझसे भी कहीं ज़्यादा जान रहा है। पेरेंट की तरफ से जब कोई शिकायत आती है तो उसको स्क्रूटनी करने का प्रोसेस ज़रूर किया जाता है कि उस शिकायत में कितना दम है।
जैसे मान लीजिए कि ऐसी कोई शिकायत है कि जो हमारे क्लासरूम, हमारी कॉपी करेक्शन, हमारे एग्ज़ाम सिस्टम, हमारे अपने पढ़ाई और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, तो उसको हम स्क्रूटनी करके और ठीक करते हैं। बहुत से ऐसी भी शिकायतें हैं, गांव देहात के लोग हैं, थोड़े सीधे साधे लोग हैं कि वो घर में जो शिकायत दूर होनी है वो भी लेके आ जाते हैं कि सुबह जल्दी नहीं उठता। तो उसमें काउंसलिंग ही एक प्रोसेस होता है और बहुत हद तक उस काउंसलिंग से उसका एक सलूशन निकलता है। और हम उनसे भी कहते हैं कि आप भी इसका सतत प्रयास करिए। तो शिकायतें तो आती हैं, शिकायतों का नज़रिया क्या है, उनका फोकस क्या है? उनका फोकस एकेडमिक्स है, उनका फोकस को करिकुलर एक्टिविटी है, या उनका फोकस सिर्फ सुविधाएं हैं कि ये बस की सुविधा और ये गाड़ियों की सुविधा? क्योंकि ये सारी सुविधाएं, मेरा ये मानना है कि जब भी आप किसी स्कूल को जज करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कम्स एट थर्ड लेवल। पहला लेवल होता है कि आपके पास क्लासरूम की साइज़ क्या है और टीचर और बच्चे का रेशियो क्या है। दूसरा लेवल होता है कि आप करिकुलम को कैसे डिज़ाइन और फॉलो करते हैं। सीबीएसई इस मामले में बहुत ही अच्छा है, बहुत ही लोकप्रिय है, लेकिन उसके बाद भी आप उस करिकुलम को कितना इम्प्लीमेंट करते हैं, ये दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तीसरे नंबर पे आता है कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है। अब मैं कहूँ कि मेरे पास 48 क्लासरूम्स हैं, 27 बसें हैं, ये शायद बात तीसरे नंबर की बात है, क्योंकि अगर 48 की जगह पे वो 42 भी होता तो हम उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेंथ रखते। लेकिन हमने क्या क्लास डिवाइड किया है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि बच्चे की क्लास में स्ट्रेंथ 50 से अधिक है और हमने एक ही सेक्शन रखा है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इसको हम लोग ज़रूर ध्यान रखते हैं। संजय जी, बस आखिरी सवाल है कि एजुकेशन क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में कब आए, कैसे आए, क्या रहा? देखिए, एजुकेशन के क्षेत्र में मेरी अपनी स्कूलिंग जो हुई वो हिंदी मीडियम स्कूल से हुई। मेरे ग्रैंडफादर पुलिस में इंस्पेक्टर थे, तो उनके ट्रांसफ़र्स होते रहते थे। तो शुरुआत मेरी बनारस में हुई, फिर उनका ट्रांसफ़र गोरखपुर हुआ तो मैं सेंट एंड्रयूज़ कॉलेज गोरखपुर पहुंच गया, फिर उनका ट्रांसफ़र बनारस हो गया, फिर मैं पीजी करने बनारस चला गया। तो बनारस में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से और बनारस के शिशु मंदिर के स्कूलों से मेरी एजुकेशन हुई। उसके बाद कालांतर में ऐसा हुआ कि मैं दिल्ली गया और दिल्ली में बाल भवन पब्लिक स्कूल, एक वहाँ का बहुत ही बड़ा स्कूल है, 6 ब्रांचेज़ हैं उसकी, चेन ऑफ स्कूल्स है, उसमें मुझे एक टीचर की जॉब मिली। उस समय तक मुझे बहुत कुछ नहीं आता था, ये कहने में कोई शर्म नहीं है। उस स्कूल में जाकर मुझे पता चला कि मुझे बहुत कुछ तो नहीं आता है जो मुझे सीखना है, लेकिन एक एबिलिटी थी कि एक कोई ईगो जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और ये था कि अगर आप मुझे कुछ कहते हैं तो मैं उसको सीख ज़रूर सकता हूँ। तो 1996 से लेकर के और 2005 तक मैं दिल्ली में बाल भवन पब्लिक स्कूल में रहा, और वहीं पे ये सारी चीज़ें जो आज स्कूलिंग में मैं करता हूँ या करने की कोशिश करता हूँ, ये सीखने को मिला। निश्चित रूप से वहाँ जो बच्चों का जो रॉ मटेरियल था, बच्चे बड़े अद्भुत थे, क्योंकि वो दिल्ली के बच्चे थे। उनका प्रोनंसिएशन, उनका वर्क कल्चर, उनका काम करने का तरीका वहाँ से 25 साल पहले भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन उसको बनाने की कोशिश हम लोग यहाँ भी कर रहे हैं। तो यही छोटी सी जर्नी रही कि गांव से पैदा हुए, बनारस में शिशु मंदिरों में पढ़े, और बाद में जब दिल्ली पहुँचे तो पता चला कि दुनिया तो बहुत बड़ी है और हमें बहुत कम आता है उस हिसाब से। तो संजय जी, पिताजी पुलिस सेवा में थे, तो आप आईपीएस भी बन सकते थे। हाँ, उनका मन ये ज़रूर था कि एटलीस्ट मैं सब इंस्पेक्टर बनूं, और वो चाहते थे कि भाई तुम एक ऐसा कर लो तो तुम्हारा जॉब अच्छा हो, तुम बहुत जल्दी तरक्की कर जाओगे। लेकिन वो नौकरी मुझे अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि उनकी बहुत इज्जत थी उस डिपार्टमेंट में। मैं उनकी दिनचर्या देखता था कि कई बार वो कपड़े जो है अपनी खोल रहे होते थे कि थोड़ा फ्रेश हो लें, और तब तक वायरलेस पे सूचना मिलती थी कि यहाँ पे ये हो गया, और वो जो 3 बटने खोले रहते थे उसको फिर से लगाते थे और वहाँ पहुँच जाते थे। बताऊँ, मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता कि मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे करना क्या है। दिल्ली जब गया तो मुझे लगा कि नहीं, टीचिंग एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि जब मैं दिल्ली पहुंचा तो केदारनाथ सिंह से मेरी जान पहचान हुई, नामवर जी से मेरी जान पहचान हुई, हिमांशु जोशी से मेरी जान पहचान हुई, चित्रा मुदगल से मेरी जान पहचान हुई। मतलब एक कॉल पे अगर मैंने कहा कि मैं संजय बोल रहा हूँ, तो इतने कॉमन नेम पर भी उन्होंने दोबारा ये नहीं पूछा पलट के कि कौन सा संजय। वो कह रहे बहुत दिन हो गया तुम आए नहीं, तुमसे बात करना अच्छा लगता है। तो ये मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि हुई कि मैं जब वहाँ गया तो मुझे दुनिया देखने का नज़रिया मिला। मैं सीख सका कि कैसे बच्चों में मैं घुल मिल सकता हूँ और क्या क्या कर सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। बहुत लंबी बातें हैं और भी सारी बातें होंगी आपसे, चूँकि
आप द होराइजन में हैं तो यहाँ पे डिसिप्लिन भी है, बच्चे भी हैं, मन भी लगता होगा आपका, काफ़ी सारे बच्चे परिवार के हैं, काफ़ी खुशियाँ भी बांटते हैं आप। और फिर हम आपसे जुड़ेंगे, कुछ जो सवाल थे उसके जवाब आपने दिया। लास्ट में एक सवाल और है कि ये विद्यालय, आपका संदेश, इस विद्यालय का संदेश उन बच्चों के परिवार के लिए क्या रहेगा? देखिए, संदेश है अप दीपो भव। हमारे लोगों में एक जो वाक्य है अप दीपो भव, बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से कहा कि अपना दीपक स्वयं बनो, खुद प्रकाशवान बनो, और ईश्वर से यही प्रार्थना करो कि मरते दम तक तुम्हारे हाथ पैर चलते रहें, तुम्हारे लिए दुनिया का कोई चैलेंज खड़ा नहीं हो सकता। इतना पढ़ो कि एजुकेशन तुम्हारी लाइफ बदल दे, ऐसी एजुकेशन हो जो कि आपको फर्श से उठाए और अर्श पे लेके चले जाए, बस इतना सा है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी आपसे, क्योंकि हमारे साथ हैं द होराइजन के प्रिंसिपल संजय सिंह। नमस्कार।